18वीं लोकसभा के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। जागरण न्यू मीडिया मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मेरा पावर वोट नॉलेज सीरीज शुरू कर रहा है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जागरण प्राइम टीम की इस खास पेशकश में हमारे जीवन से जुड़े 5 बुनियादी विषयों सेहत, शिक्षा, इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी। इसमें हम डेटा और रिसर्च के जरिए आज़ादी से अब तक इन क्षेत्रों की विकास यात्रा बताएंगे। साथ ही विशेषज्ञों के साथ मिलकर भविष्य की चुनौतियां समझेंगे और उनका समाधान भी तलाशने का प्रयास करेंगे। इस पेशकश का मकसद आपको एम्पावर करना है ताकि आप मतदान करते समय सही फैसला ले सकें। इस नॉलेज सीरीज की शुरुआत आज हम एजुकेशन से करेंगे। शीर्ष पद हो या निचले पद, उन पर महिलाओं की उपस्थिति हो या फिर संसद या विधानसभाओं में आरक्षणों, प्रावधानों और अभियानों के बावजूद आर्थिक और सामाजिक रूप से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर स्त्री की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। इसलिए उच्च शिक्षा में लड़कियों की बढ़ती संख्या का स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस शिक्षा का उनके जीवन को हर लिहाज से बेहतर बनाने में क्या योगदान रहने वाला है, ये भी जानना बेहद जरूरी है। साइंस, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और टेक्नोलॉजी में भारतीय लड़कियां अमेरिका, चीन और फ्रांस की लड़कियों से आगे हैं, पर इस सुनहरी तस्वीर के पीछे के दूसरे फैक्टर्स को भी देखना बेहद जरूरी है। महिलाओं की शिक्षा के क्षेत्र में कितनी सूरत बदली है और कितनी हमारी सीरत, आइए जानते हैं। हमारे साथ इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। आइए आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर दुर्गेश त्रिपाठी, आईपी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एंड सोसाइटी एंड मीडिया स्वयं मूक्स के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर मनीष भल्ला, बेनेट यूनिवर्सिटी के IQAC के डायरेक्टर एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन के ये फेलो हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज हमारा फोकस एजुकेशन है। एजुकेशन में हम महिलाओं का किस तरह से योगदान है, किस तरह से भविष्य है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इस पूरे विषय को डिस्कस करने के लिए मैं रुख करूंगी हमारे मेहमानों का। सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी डॉक्टर त्रिपाठी। स्टेम बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रोमिनेंट है भारत में। महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है, योगदान है, वो भी बहुत सराहनीय है। स्टेम की बात कर रहे हैं, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। यहाँ तक कि जो बड़े बड़े देश हैं, US की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, जर्मनी की बात करें, हम फ्रांस की बात करें, इन सारे देशों से के कंपैरिजन में यहाँ पे जो स्टेम को लेकर के जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है वो बहुत उत्साहजनक है। एक लार्जर परसेंटेज में 43% महिलाएं हमारे देश की पार्टिसिपेट करती हैं। सबसे पहले ये जो शिफ्ट हुआ है, ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है। स्टेम को एक टाइम पे एक पर्टिकुलर एक ईरा था जब मेल डोमिनेटेड ये एरिया कंसिडर किया जाता था। क्या रीज़न है कि इस तरह से ये जो डायनामिक या पैराडाइम शिफ्ट हुआ है इस फील्ड में? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं ज़रूर कहूँगा कि स्टेम में जब हम बात करते हैं साइंस की, टेक्नोलॉजी की, इंजीनियरिंग की और मैथमेटिक्स की, तो हमें एक एम वहाँ पे और जोड़ना चाहिए, और वह एम रिप्रेजेंट करेगा मैनेजमेंट। जब हम स्टेम की बात करते हैं STEM, तो मुझे ये लगता है कि पूरे देश में जो महिला शिक्षा की एक नई अलख जगी है, स्पेशली स्वतंत्रता के बाद, और उसके बाद यदि हम देखें सर्व शिक्षा अभियान जो भारत सरकार द्वारा चलाई गई योजना थी, उन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव एवं उसका बहुत असर इस बदलाव पे है। निश्चित रूप से महिलाओं की शिक्षा को लेके हमारे समाज में उसकी स्वीकार्यता बढ़ी है। साथ ही साथ महिला के रोजगार या कह लें कि एम्प्लॉयमेंट के साथ जुड़ने को भी बहुत तेज़ी से हमारे समाज में स्वीकारता बढ़ी है। साथ ही साथ एक आदर्श की स्थिति हमारे समाज में बनी है जो महिला की शिक्षा को बढ़ावा देती है, महिला की शिक्षा को स्वीकारता को बढ़ाती है। तो ये बहुत सारे कारण, चाहे कॉमर्शियल मान लें, इकोनॉमिक्स मान लें, एक आइडियल पोजीशन मान लें या एक्सेप्टेबिलिटी मान लें, ये सारी चीज़ें मिल के हमारे देश में महिला शिक्षा को एक नई दिशा, नई ऊंचाई प्रदान कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो कारण है वह निश्चित रूप से मैं मानूंगा कि सरकार के प्रयास, समाज के अंदर एक जागरूकता और महिला शिक्षा के प्रति लोगों का एक
कह सकता हूँ कि कृत संकल्पिता, ये सब मिल के कमिटमेंट के साथ तब ये सारी चीज़ें अच्छे स्वरूप में हमारे सामने आ रही हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही कि स्टेम में अगर एक एम और जोड़ दिया जाए तो वो एक होलिस्टिक अप्रोच हो जाएगी। महिलाओं की जो भागीदारी है इस सोसाइटी में, इस पूरे विषय को लेकर के एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो जाएगी। डॉक्टर भल्ला, आप पर आएंगे कि जो मैंने एक आंकड़ा कोट किया था, ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस में जितनी महिलाएं हैं उनके कंपैरिजन में भारत में 43% महिलाएं स्टेम को एज अ करियर अपॉर्चुनिटी चूज कर रही हैं, उनका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत सारे फैक्टर्स त्रिपाठी जी ने हमको गिनवाए। उनमें से आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में और कितना एवोल्यूशन और किस तरह के कौन से फैक्टर्स हैं जो गेम चेंजिंग एक रोल प्ले कर सकते हैं, और कितना प्रॉमिसिंग ये सब्जेक्ट महिलाओं के लिए आने वाले समय में हो सकता है? और हमारे मित्र ने अभी स्टेम के ऊपर एक एम ऐड किया है और उसको देखते हुए आई एम ऑल्सो एग्री विद दिस। मैनेजमेंट आप देखेंगे कि एक गृहिणी जब आप घर पे काम करती है तो वो एंटायर जो हाउस है वो मैनेज करती है। तो सिमिलरली अगर वो अपने वर्क प्लेस पे जाएगी तो उसको भी अच्छे से मैनेज करेगी। ये तो एक फैक्टर है स्टेम का प्लस एम के साथ। दूसरा सबसे बड़ी जो मैंने पास्ट 10 इयर्स और 15 इयर्स में देखा है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, जैसे टू रीच एट द विलेज लेवल, तो उसके अंदर हमारा जो डिजिटलाइजेशन हुआ है, इंटरनेट की फैसिलिटी ग्रामीण लेवल तक पहुंची है और बच्चों के हाथ में एक स्मार्टफोन्स की अवेलेबिलिटी एट द लेवल ऑफ विलेज जो है, उसकी वजह से जो साक्षरता है और जो पार्टिसिपेशन है 43% का एज़ कम्पेयर टू द डेवलप्ड इंस्टीट्यूशंस, डेवलप्ड कंट्रीज़, वो भारत में अब ज़्यादा हो रहा है। और दूसरी बात सबसे अच्छी ये है कि गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से जो पहले एक नारा दिया गया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जी, उसकी वजह से साक्षरता बढ़ गई है। बच्चों का एक पार्टिसिपेशन जो ग्रामीण लेवल पे अच्छा हो गया है, पर्टिकुलरली गर्ल्स को लेकर के। और उसमें इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ने लिए, जिसमें डिजिटल लाइब्रेरीज़ उन्होंने डेवलप कर रहे हैं और बुक्स, इंग्लिश की बुक्स, हिंदी की बुक्स जो वहाँ पर अवेलेबिलिटी कराई जा रही है, उसकी वजह से भी इनका बच्चों का पार्टिसिपेशंस, गर्ल्स पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा एक इंटरेस्ट फैक्टर होता है गर्ल्स का, जिसमें साइंस एज ए सब्जेक्ट चूज़ करना। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ उसमें पेरेंट्स और गर्ल्स दोनों ही रोल प्ले करते हैं। पेरेंट्स का इनिशिएशन, सपोर्ट, और बच्चों का, गर्ल्स महिलाओं का उसको एडॉप्ट करना और उसको आगे बढ़ाना, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसकी वजह से आजकल जो जागरूकता बढ़ गई है, अवेयरनेस हो गई है पेरेंट्स में भी और बच्चों में भी, उसकी वजह से भी हमारा जो 43% का जो ग्राफ है वो और इंक्रीज़ होगा आने वाले समय में। तो और कहीं ना कहीं एक समानता, गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है कि समानता पैदा की जाए, एक बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में इक्वल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसका भी एक फैक्टर है, मेन फैक्टर है, जिससे कि हमारी जो 43% की इस समय जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो कम अप हुई है। और मेरे ख्याल से आगे आने वाले समय पे जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स अभी चल रहे हैं, अगर वो कंटिन्यू रहेंगे तो ऑब्वियसली वो बढ़ेगी आगे आने वाले समय में। जो ख़ास बात जो मुझे इस कॉन्वर्सेशन में लगी कि एक्सेप्टेबिलिटी, हाँ, वो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है महिलाओं के पार्टिसिपेशन को लेकर के, क्योंकि एक प्रोत्साहना होती है, एक होता है खुद से आप इनिशिएट करें, लेकिन एक्सेप्टेबिलिटी एट द एंड ऑफ द डे जब आपको बराबर मौके मिलने लग जाएं, वो एक बहुत बड़ा गेम चेंजर रोल प्ले करता है कि आप किसी भी फील्ड में
परफॉर्म करें, और खासकर एक्सेप्टेबिलिटी सोसाइटी की, एक्सेप्टेबिलिटी इंस्टीट्यूशंस की, एक्सेप्टेबिलिटी उन लोगों की जो आपकी इस जर्नी में एक अहम रोल प्ले कर सकते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है त्रिपाठी जी मेरे पास, 1951 की बात करूं तो पुरुषों में जो साक्षरता दर थी वो थी 27.16, 27.16%, महिलाओं का सिर्फ 8.86% थी। लेकिन अभी प्रेजेंट हम सिचुएशन बात करें तो 84.70% पुरुष हैं, वहीं महिलाओं की साक्षरता जो दर है वो 70.3% हो गई है। लेकिन मतलब पुरुषों की तो बड़ी बड़ी है, महिलाओं की 8 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। इस ये जो स्टार्टलिंग ये जो डेटा है, इसके पीछे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आप मानते हैं कि महिलाओं की को प्रेरित करने के लिए शिक्षा, क्योंकि बहुत बड़ा हम आज़ादी से अब तक की बात कर रहे हैं, 75-76 साल बीत गए हैं, ऐसे में ऐसे कौन से बड़े फैक्टर्स हैं जिन्होंने हमारे चाहे माँओं के टाइम, हमारी दादियों के टाइम, उनके पहले के टाइम से अब तक जो एवोल्यूशन हो रहा है शिक्षा को लेकर महिलाओं स्पेसिफिक, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं कि आज 8 गुना है ये? सबसे बड़ी बात जो है कि जो आपने भी बात कही, स्वीकार्यता, एक्सेप्टेबिलिटी की बात, कि जब समाज में देखा गया कि महिला की सहभागिता उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि पुरुष की, नंबर 1। नंबर 2, एक कहावत भी है शिक्षा को लेके, एक कोट है, बहुत फेमस कोट है, यूनिसेफ से रिलेटेड है, कि कोई एक व्यक्ति, मतलब मेल की हम बात करें, शिक्षित होता है तो हम एक व्यक्ति मानते हैं कि शिक्षित होता है, लेकिन यदि कोई एक महिला शिक्षित होती है तो ये माना जाता है कि पूरा परिवार शिक्षित होगा या शिक्षित है या शिक्षित रहेगा। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज, गेम चेंजर है, जिसमें कि कही जाती है ये बात। समाजशास्त्र की यदि हम बात करें, एक विषय है, उसमें कहा जाता है कि किसी भी बच्चे की शिक्षा या किसी भी व्यक्ति की शिक्षा प्रारंभ होती है उसकी घर से। मतलब प्राथमिक शिक्षा का जो पहला एक केंद्र है, पहला एक शुरुआत होती है, वो घर से होती है। और जब समाज में, मतलब भारतीय समाज में यह रिफ्लेक्शन आया, इस तरह के डेटा आए, सक्सेस की स्टोरीज आए, कि जब व्यक्ति सफल होता है उससे पहले वो शिक्षित होता है। शिक्षित होने से पहले हमारे समाज में, परिवार में शिक्षा का यदि एक उसकी स्वीकार्यता है तो ये सारी चीज़ें एक डेवलपमेंट होती है, विकास होती है उसकी। तो ये बात धीरे धीरे हमारे समाज में लोगों ने समझा, स्वीकार्यता भी बढ़ी, और जो महिला शिक्षा के प्रति जन जागरूकता थी वह बढ़ी, और उनके मन में एक जो भावना थी कि महिला शिक्षित होके वर्क प्लेस पे जाएगी, घर से बाहर निकलेगी तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो वह चीज़ भी समय के साथ परिवर्तन हुआ। उन्होंने ये महसूस किया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारे समाज में सभी इक्वल है। और सरकारी नीतियाँ भी, मैं इसको साफ कहूँगा, सरकारी नीतियाँ भी इसमें बहुत सपोर्ट करती हैं, क्योंकि जब सरकारी नीति के साथ साथ पोस्ट POSH जो कंप्लायंस की बात होती है, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में एकदम मैंडेटरी है, जेंडर इक्वलिटी की जब हम बात करते हैं, और जब हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 जो क्वालिटी एजुकेशन को कहता है, जैसे आपको पता ही है कि UNSDG के बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे प्राथमिकताएं हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट जो UNSDG 4 है वो क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है। और वो कहता भी है कि क्वालिटी एजुकेशन मतलब क्या? क्वालिटी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अच्छी शिक्षा, अच्छी किताब, अच्छे रिसोर्स पर्सन, अच्छी क्लासरूम, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं। उनका कहना है कि UNSDG 4 ऐसा कहता है कि जब भी हम क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं, मतलब नो डिस्क्रिमिनेशन, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, no socio-economic conditions discrimination, no caste and creed discrimination. That's after that we can be able to say that we are providing, imparting the quality education to all, quality education to everyone. तो ये भी जो कॉन्सेप्ट है उसको पूरे देश में, भारतवर्ष में बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया, और हमारा समाज और हमारा देश विश्व को एक नया उदाहरण पेश करने की तरफ बढ़ चुका है, बढ़ गया है। और आपने बताया भी कि जिस तरीके से स्टेम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, महिलाओं की संख्या बढ़ी है, सफलतापूर्वक पूर्व
पूर्ण करने की, मुझे लगता है वो विश्व के सामने बहुत बड़ा आदर्श है, बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि विकसित देश के रूप में यूएसए, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज से भी हम आगे चल रहे हैं। जी। नंबर ऑफ एनरोलमेंट एंड नंबर ऑफ सक्सेसफुल कंप्लीशन रिलेटेड विद द स्टेम, रिलेटेड विद द वुमेन, तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से गेम चेंजर है और पूरे विश्व को आदर्श की स्थिति देता है कि हम महिला को समाज में केवल बराबरी की दर्जा देने की बात केवल कहते नहीं हैं, करते हैं और करके दिखा चुके हैं। और बाकी महिलाओं के लिए भी त्रिपाठी जी कहीं ना कहीं ये इनकरेजिंग फिगर्स तो हैं ही हैं, इनकरेजमेंट, क्योंकि ये हम खाली डेटा की बात नहीं कर रहे हैं, हम हर दूसरा घर छोड़ करके हम एक या हर घर में एक महिला की बात कर रहे हैं जो कि एक आइडियल एक महिला अपने घर में, लोग ऐसा, बाकी जो लड़कियां हैं या लोग ऐसा बनना चाहते हैं, एक समाज में, एक सोसाइटी में लोग चाहेंगे कि हम इनके जैसा बने, और ऐसे अम्पटीन एग्जाम्पल्स अब इस फील्ड में निकल करके सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बात भला जी जो बहुत चिंता का विषय है कि ये सब कुछ होने के बावजूद सोसाइटी का थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है, महिलाओं को मौके ज़्यादा मिले हैं, महिलाओं ने प्रूव भी किया है खुद को, और सोसाइटी और भी ऐसी चीज़ें या ऐसी पॉलिसीज़ ले करके आई है टाइम एंड अगेन कि उनका पार्टिसिपेशन और बढ़े, चाहे वो घर पे सपोर्ट देने की बात हो, क्योंकि जैसा आपने एम का मतलब मैनेजमेंट का कि जब वो घर को मैनेज कर सकती हैं तो अपने वर्क प्लेस को भी वो बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकती हैं, वो कैपेबिलिटी इनबिल्ट होती है। लेकिन सर्विस सेक्टर में ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल है नहीं महिलाओं को देखते हुए। क्या रीज़न है और क्या कुछ उस पर्टिकुलर सेक्टर में करने की ज़रूरत है उस पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए? वर्क प्लेस पे एक्चुअली जो एक्सेप्टेंस है नो डाउट अभी वीक है, काफ़ी वीक है, बट क्या है कि विद द टाइम टू चेंज इन फ्यूचर acceptability of a woman at the workplace, and because of certain mandatory policies like POSH उस और इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, उसकी वजह से, और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्लस जो NGOs हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर्स हैं, उसके अंदर जो हायर टॉप मैनेजमेंट है उनका प्रमोशंस और CEO लेवल के ऊपर एक प्रेजेंस, वो बहुत बड़ा फैक्टर है इनकरेजमेंट का वुमेन्स के लिए। दूसरी चीज़ ये कि इफ़ पहले क्या होता था कि मीडिया में भी आप देखते थे तो मेंस आर डोमिनेंट इन मीडिया सेक्शन, लेकिन आज की डेट में बिकॉज ऑफ गुड पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, जो मीडिया जर्नलिज्म का कोर्सेज हैं आजकल लेडीज़ और गर्ल्स वगैरह बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन है और उनको फ्रीडम भी मिल रहा है और प्रोटेक्शन मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सिक्योरिटी मिल रही है गवर्नमेंट की तरफ से। हमारे जो प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है वो भी सिक्योर इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जिससे, और उसका एक एम्बियंस क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से गर्ल्स जो हैं वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट सेक्टर्स में जाके पार्टिसिपेट करें। हमारी बेनेट यूनिवर्सिटी में अगर आप आंकड़े को देखोगे तो हमारे यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, 400 की फैकल्टी है अगर हम माने और स्टाफ मिला करके, तो हमारे कहाँ 67% के आसपास गर्ल्स हैं रादर देन रेस्ट 37 और 40% का जो बॉयज़ पार्टिसिपेशन है। तो ये पार्टिसिपेशन धीरे धीरे करके ग्रेजुअली एंड स्लोली इंक्रीज़ हो रहा है और कहीं एक सिचुएशन ऐसी आएगी आने वाले समय में जहाँ पर एक मेन और वुमेन दोनों की समानता हो जाएगी। और अभी तो कई सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट की तरफ से पेंडिंग है, जैसे पार्लियामेंट में एक रिजर्वेशन, वुमेन्स का रिजर्वेशन एक्ट आने वाला है, वो अभी हालांकि पास नहीं हुआ है लेकिन वो उसके ऊपर डेलिब्रेशंस होने हैं। तो जब वहाँ पार्लियामेंट में भी इक्वल पार्टिसिपेशन या 33% या 40% का जो भी है वो पार्टिसिपेशन का एक एक्ट पास हो जाएगा, तो जब पार्लियामेंट तक लोग पहुंचेंगे, गर्ल्स पहुंचेंगी, तो ऑटोमेटिकली हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशंस में गर्ल्स का एक प्रेजेंस बढ़ता चला जाएगा। और हम इस बात को लेकर के ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो इस समय गवर्नमेंट काम कर रही है, वो चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हायर एजुकेशन में हो,
उनकी रीच जो अब ग्रामीण तक हो गई है, मतलब विलेज लेवल तक हो रही है और आने वाले समय में और बढ़ेगी। तो इस वजह से मेरे ख्याल से जो इक्वल पार्टिसिपेशन इकोसिस्टम एक क्रिएट करना एट द नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड प्राइवेट सेक्टर का एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट क्रिएट होना एक बहुत बड़ा फैक्टर है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। और वहाँ पर अब लोगों की एडॉप्टेबिलिटी, क्योंकि पहले क्या होता था कि एक डोमिनेंस होता था, अब डोमिनेंस नहीं है, अब दोनों की वॉइस इक्वल मानी जाती है, तो वो एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ गई है, जिसकी वजह से गर्ल्स का परसेंटेज बढ़ रहा है। त्रिपाठी जी, आप कुछ इसमें ऐड करना चाहेंगे? निश्चित रूप से मैं पूरी तरह सहमत हूँ जो मनीष जी ने कहा, लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि जिस तरीके से कॉरपोरेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में भी प्रयास हो रहे हैं कि हम महिला को भी बराबरी के साथ ले आएं, उनको बराबरी का सम्मान, बराबरी के पे पैकेजेस, क्योंकि ये बात कहीं सर्वे में आई थी कि जो पे पैकेज की बात है वो महिला और पुरुष का इक्वल नहीं है। या ये भी आया, और ये चीज़ केवल भारतवर्ष की बात नहीं है, ये आंकड़े विदेश के भी हैं जो विकसित राष्ट्र कहलाते हैं अपने आप में, लेकिन वहाँ की ये आंकड़े हैं कि जो पे पैकेजेस हैं उसमें ज़रूर महिला और पुरुष में भेदभाव होते हैं। लेकिन मैं बहुत विश्वास करता हूँ ऐसा कि आने वाले समय में जिस तरीके की परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ कि महिला शिक्षा को लेके, महिला की परफॉर्मेंस को लेके है, तो आने वाले समय में ये भेदभाव दूर होगा और निश्चित रूप से जो बराबरी का भाव है शिक्षा में, वही बराबरी का भाव उनको जॉब के साथ होगा, वही बराबरी का भाव उनके साथ पे पैकेजेस को लेके होगा, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। बिल्कुल, तो जैसा कि आपने पूरा एनालिसिस सुना कि किस तरीके से जो एजुकेशन सेक्टर है इसमें महिलाओं को फोकस में रखते हुए क्या कुछ चेंजेस अभी तक आए हैं, खासकर जो उनकी पार्टिसिपेशन है एजुकेशन सेक्टर में वो बढ़ी है। लेकिन हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है कि पे पैकेजेस को लेकर के या इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर के अभी भी कुछ काम किया जाना बाकी है, जिस पर लगातार पॉलिसीज़ बन रही हैं और आने वाले समय में ये सारी बातें मिल करके एक बहुत इफेक्टिव गेम चेंजर का रोल प्ले कर सकती हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर दुर्गेश जी और मनीष जी लगातार मौजूद हैं, इनके साथ हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे।